बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम स्टार्ट लेते हैं। अ पर्सन प्रेजेंटेड विद सेंट्रल ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, अ पर्सन प्रेजेंटेड विद सेंट्रल ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड हाई PSR, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन काज। तो यहाँ पे आपने स्टेम पे इन चीज़ों पे फोकस करना है। लीस्ट कॉमन काज, मोस्ट कॉमन काज, मोस्ट कॉमन काज एक्सेप्ट, लीस्ट कॉमन काज एक्सेप्ट। MCQ में अगर दो नेगेटिव आ जाते हैं तो दो नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव होता है, ये आपने समझना है। दो नेगेटिव का क्या मतलब है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। एक नॉट आ गया और एक एक्सेप्ट आ गया, तो दो नेगेटिव है, तो इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव। इसका मतलब है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। तो दो नेगेटिविटी आ गई, तो दो नेगेटिविटी को अगर नेगेटिव्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर तो पॉजिटिव आती है। तो इसका मतलब ये है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो ये एक चीज़ है जिसमें आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि बंदा एंग्जाइटी में होता है, बंदा स्ट्रेस में होता है, तो उसका कॉन्शियस माइंड काम उतना नहीं करता जितना सब कॉन्शियस करता है। तो अगर सब कॉन्शियस माइंड आपने इसी तरह प्रोग्राम किया है कि आप MCQ को पूरा नहीं पढ़ते, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और डायरेक्ट उसको बस नीचे से ऑप्शन कलेक्ट करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा होता है। ये बिल्कुल जो है मिसकंसेप्शन है कि टाइम नहीं होता, टाइम बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आपने बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, हर MCQ पे सोचना है। तो यहाँ पे देखिए लीस्ट कॉमन काज, तो लीस्ट कॉमन काज स्टीरॉइड यूज तो लीस्ट कॉमन काज नहीं है। स्मॉल सेल सी ऑफ द लंग, ये भी लीस्ट कॉमन काज नहीं है। कुशिंग सिंड्रोम भी, लेकिन यहाँ पे इंसेड यूज अगर आप देखें तो इंसेड से जो है आपका कुशिंग सिंड्रोम नहीं हो सकता। कुशिंग सिंड्रोम आपका इंसेड से नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे आपने एक और बात पे गौर करनी है। कुशिंग सिंड्रोम में ये लोग आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, और मेरा जो मकसद है वो भी यही है वीडियोस के जरिए कि आपको मैं कंसेप्ट दे दूं। कुशिंग सिंड्रोम में, कुशिंग डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम में फर्स्ट क्या डिफरेंस है? तो जो so you can ask any question in the comments, you can share your suggestion। तो कुशिंग डिजीज में और कुशिंग सिंड्रोम में क्या फ़र्क है? तो कुशिंग डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम, तो अगर डिजीज आ जाए तो डी को अगर आप मैं उल्टा करूँ तो ये P नज़र आ रहा है। तो कुशिंग डिजीज इज ड्यू टू अ काज लाइंग इन द पिट्यूटरी, बस इसको समझे। कुशिंग डिजीज इज ड्यू टू काज लाइंग इन द पिट्यूटरी, व्हाइल कुशिंग सिंड्रोम इट मे बी ड्यू टू द pituitary disease cause or it may be due to exogenous cause। यहाँ पे मैं आपका कंसेप्ट और क्लियर कर दूं। जो कुशिंग डिजीज है उसका मोस्ट कॉमन काज क्या है? स्टीरॉइड्स। कुशिंग डिजीज का मोस्ट कॉमन काज क्या है? स्टीरॉइड्स। सॉरी, कुशिंग सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन काज क्या है? स्टीरॉइड्स। कुशिंग सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन काज क्या है? स्टीरॉइड। कुशिंग डिजीज का मोस्ट कॉमन काज क्या है? पिट्यूटरी एडिनोमा, सिक्रीटरी एडिनोमा। ये एक और MCQ है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम? तो कुशिंग सिंड्रोम का स्टीरॉइड्स है। कुशिंग डिजीज का मोस्ट कॉमन काज क्या है? ट्यूमर। ट्यूमर कौन सा ट्यूमर? एडिनोमा, सिक्रीटरी एडिनोमा। कौन सा ट्यूमर? सिक्रीटरी एडिनोमा। तो ये कुशिंग के हवाले से दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। मोस्ट कॉमन काज क्या है? स्टीरॉइड से, कुशिंग सिंड्रोम का, और कुशिंग डिजीज का पिट्यूटरी हो गया। अच्छा, मोस्ट कॉमन कुशिंग डिजीज है या कुशिंग सिंड्रोम है? द आंसर इज सिंड्रोम। ओवरऑल सिंड्रोम कॉमन है, ओवरऑल सिंड्रोम कॉमन है। डिजीज जो है वो कम है, लेकिन अगर पूछे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंडोजीनियस कुशिंग, फिर डिजीज है। ये सारे MCQs हैं FCPS के। अगर एक्सोजीनस कुशिंग आ जाए तो स्टीरॉइड से, अगर एंडोजीनस कुशिंग आ जाए तो एंडोजीनस कुशिंग में आपका पिट्यूटरी सिक्रीटरी एडिनोमा है। तो ये चीजें आप नोट कर लें। ये जो हम लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं, ये डायग्नोसिस के लिए करते हैं कि पेशेंट को कुशिंग है या नहीं है। हाई डोज डेक्सामेथासोन हम इटियोलॉजी को मालूम करने के लिए करते हैं कि कुशिंग सिंड्रोम का काज क्या है। कुशिंग सिंड्रोम का काज पिट्यूटरी में है या एक्टोपिक ACTH है। डेक्सामेथासोन सप्रेशन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि सप्रेस कर दिया इसने, तो इसका मतलब ये है कि द काज लाइंग इन द पिट्यूटरी।
इसने सप्रेस नहीं किया तो इट मीन्स द काज लाइंग इन द लंग्स और द CA स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग। इस पे एक और MCQ आते हैं, जो लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट है उसमें 1 मिलीग्राम हम यूज करते हैं ऑफ डेक्सामेथासोन। जो हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन है उसमें हम 8 मिलीग्राम यूज कर सकते हैं। तो आप देख ले, ये हम MCQs वाइज कुशिंग सिंड्रोम को कवर कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हमने कवर कर दिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is having highest chances of metabolic alkalosis, Cushing syndrome, Cushing disease, or ectopic ACTH? The answer is ectopic ACTH. The answer is ectopic ACTH causes severe hypokalemia and causes metabolic alkalosis because of its mineralocorticoid effect. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कवर कर दी। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन एट द एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन एट बर्थ इज, तो बर्थ पे लोअर एंड ऑफ फीमर, बर्थ पे लोअर एंड ऑफ फीमर। बाज़ MCQs ऐसी होती है यूजुअली एनाटमी वाले या एम्ब्रियोलॉजी वाले जो रटा की होती हैं। जो मेरा मेन कंसर्न है वो फिजियोलॉजी वाले हैं, जिसको वो चेंज कर सकते हैं। तो we should learn the concept behind the stem of those MCQ. So patient is having high grade fever and sore throat with joint pain. अब यहाँ पे हम क्या गलती करते हैं इसको जरा नोट करें। A patient is having high grade fever. हम यहाँ पे ये गलती करते हैं कि अभी पेशेंट को फीवर है और सोर थ्रोट है, अभी साथ में जॉइंट पेन है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हम क्या करते हैं, हम एसो टाइटर पिक करते हैं। ये मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर है। यहाँ पे आपने थ्रोट कल्चर पिक करना है, अगर वो नहीं है तो ब्लड कल्चर पिक करना है, उसके बाद आपने एसो टाइटर की तरफ आना है। ये तो अभी का पूछ रहे हैं, ये पास हिस्ट्री इसने कोई नहीं दी है कि इसका पहले उसका जो है वो इन्फेक्शन हुआ था। अगर MCQ इस तरह का होता, अ पेशेंट इज हैविंग fever and 3 weeks later he is having joint pain, तो फिर आप rheumatic fever की तरफ जाएंगे, फिर आप जो है वो rheumatic fever का सोचेंगे। लेकिन अगर अभी फीवर है और अभी सोर थ्रोट है तो अभी आपने इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, इन्फेक्शन को डायग्नोस करना है। दिस इज इन्फेक्शन, दिस इज ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, दिस इज नॉट द rheumatic fever. Rheumatic fever manifestation takes time. उसमें तो टाइम लगता है कि आपके इम्यून कम्प्लेक्स बनते हैं, फिर उसके बाद जो आपका एम प्रोटीन है उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनते हैं, तो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन में टाइम लगता है, फिर वो उसके साथ जाके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, उसमें टाइम लगता है। थ्री वीक्स, तो यहाँ पे आंसर है थ्रोट कल्चर। अगर थ्रोट कल्चर नहीं है तो ब्लड कल्चर। अगर MCQ कुछ इस तरह है, पेशेंट इज हैविंग पेन इन द जॉइंट एंड 3 weeks बैक द पेशेंट वाज हैविंग सोर थ्रोट एंड फीवर, देन द चॉइस इज एसो टाइटर। आगे बढ़ते हैं। पेशेंट इज हैविंग CCF, व्हाट इज द कॉज ऑफ एसाइटिस? अगर पेशेंट को CCF है तो कॉज ऑफ एसाइटिस क्या है? तो CCF में राइट हार्ट फेलियर होती है। जब राइट हार्ट फेलियर होगी तो हार्ट आगे ब्लड पुश नहीं करेगा। यहाँ पे मैं उसकी इलस्ट्रेशन बताता हूँ। ये हार्ट हो गया, तो ये आपका राइट हार्ट हो गया। तो CCF में क्या होता है कि राइट हार्ट जो है वो ब्लड पुश नहीं कर सकता पल्मोनरी आर्टरी में, तो यहाँ पे ब्लड अकुमुलेट होता है, तो ये ब्लड पीछे आ जाते हैं, और पीछे आपका क्या है, आपका पोर्टल सिस्टम है और आपका इंफीरियर वेना केवा है। तो पोर्टल सिस्टम में जाके आपके लिवर पे, हेपेटिक वेन में जाके आपके लिवर पे इफेक्ट करता है, इसको कार्डियक सिरोसिस बोलते हैं। नीचे जाके पोर्टल वेन पे इसका इफेक्ट होता है। तो अभी आते हैं पोर्टल वेन की तरफ। ये सपोज आपका
पोर्टल वेन है, यहाँ पे ब्लड अकोमुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा, ये पोर्टल वेन है, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगी। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगी तो यहाँ से oozying ऑफ फ्लूइड होगा। जब oozying ऑफ फ्लूइड होगा तो फ्लूइड विल accumulate in the peritoneal cavity and this condition is called ascites. So this is called cardiac cirrhosis, and in cardiac cirrhosis the cause of ascites is portal hypertension, and the portal hypertension leads to ascites due to increased hydrostatic pressure. तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, increased capillary hydrostatic pressure, increased capillary hydrostatic pressure। इस पे मैंने अपने पेज पे भी बहुत सारे MCQs अपलोड किए हैं, अपने चैनल पे भी किए हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में काज क्या है, तो हाइपोअल्ब्यूमिनीमिया है, आपका प्रोटीन कम हो जाता है नेफ्रोटिक में। नेफ्रेटिक में क्या होता है, आपकी सोडियम और वाटर रिटेंशन होती है, दैट इज द मेन काज। बर्न्स में मोस्ट कॉमन काज क्या है, इन्फ्लेमेशन। जब आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो परमेबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, एक और MCQ जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, CLD या सिरोसिस में काज ऑफ एसाइटिस क्या है, तो अगर पोर्टल हाइपरटेंशन एंड लो अल्ब्यूमिन दोनों है तो दोनों बोथ, अगर दोनों नहीं है तो आपने पोर्टल हाइपरटेंशन पिक करना है, क्योंकि इन केस ऑफ CLD, इन केस ऑफ सिरोसिस उसमें पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ जाती है। जब पोर्टल हाइपरटेंशन उसमें बढ़ जाती है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है और पेरिटोनियल क्यूटी को इसी तरह सेम मैकेनिज्म है, फ्लूइड जाता है। अच्छा, इन केस ऑफ CLD द कॉज ऑफ पीटल एडिमा, अगर जनरलाइज्ड एडिमा का पूछे तो वो हाइपोअल्ब्यूमिनीमिया की वजह से आपका अल्ब्यूमिन कम हो जाता है। तो अल्ब्यूमिन के कम होने की वजह से ये असरात, ये एडिमा, ये जो पेरिटोनियल क्यूटी है यहाँ पे एडिमा और यहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से एसाइटिस होती है, और हाइपोप्रोटीनीमिया या हाइपोअल्ब्यूमिनीमिया की वजह से आपका पीटल एडिमा या जनरलाइज्ड एडिमा हो जाता है। एक और MCQ है, इन पेशेंट ऑफ CCF व्हाट इज द कॉज ऑफ पल्मोनरी एडिमा, तो इसमें जो काज है वो इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, आपका प्रेशर पीछे जा रहा है, तो इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फॉर द पल्मोनरी एडिमा, ये CCF में। आगे बढ़ते हैं, इन बर्न्स द कॉज ऑफ एडिमा, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे आप देखें बोथ और ऑल ऑफ द अबव, इस पे भी एक नज़र रखनी है आपने। अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग इस तरह नहीं करनी कि आपने बस एक ऑप्शन देख लिया उसको पिक करें, सारे ऑप्शन को देखना है। इसमें आपने ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, डिक्रीज कैपिलरी अनकोटिक प्रेशर और इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो ये उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं बढ़ती। इसमें क्या होता है बर्न्स में, ये सपोज आपका फ्लूइड कंपार्टमेंट है, जब बर्न्स में आपका अल्ब्यूमिन भी लॉस होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अल्ब्यूमिन भी लॉस होता है। जब आपका अल्ब्यूमिन लॉस हो जाता है बर्न्स में आपका अल्ब्यूमिन लॉस हो जाता है, जब आपका अल्ब्यूमिन लॉस हो जाता है तो इसमें डिक्रीज अनकोटिक प्रेशर होती है। दूसरा, इसमें डायरेक्ट इन्फ्लेमेशन होती है। जब डायरेक्ट इन्फ्लेमेशन होती है तो आपकी परमेबिलिटी, जब ये ब्लड वेसल है इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन में परमेबिलिटी बढ़ती है। तो कॉज ऑफ एडिमा इन बर्न्स इज बोथ increase capillary permeability and decrease capillary oncotic pressure, capillary oncotic pressure, not interstitial oncotic pressure। interstitial oncotic pressure बढ़ जाएगी, उसकी तरफ आते हैं। लेट्स सपोज ये ब्लड वेसल है, जब सीवियर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो यहाँ पे इसमें पोर्स बन जाते हैं। जब पोर्स बन जाते हैं तो यहाँ से प्रोटीन लीक करता है, प्रोटीन लीक करता है तो आपकी इंटरस्टिशियम में अनकोटिक प्रेशर बढ़ जाती है। द अनकोटिक pressure inside the interstitium in case of burn increases, but the oncotic pressure inside the vessel it goes down, क्योंकि आपके प्रोटीन लीक हो रहे हैं। और यही वजह है जो आपका सीरम अल्ब्यूमिन इसमें लो होता है, ये वो इंक्रीज परमेबिलिटी की वजह से हो जाता है। तो डिक्रीज कैपिलरी अनकोटिक प्रेशर, इंक्रीज इंटरस्टिशियम अनकोटिक प्रेशर, यहाँ पे अनकोटिक प्रेशर इंटरस्टिशियम में आपका बढ़ जाता है। और तीसरा क्या है, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, तो इसमें दोनों ऑप्शन आते हैं, A और B। पेशेंट फॉल ऑन क्लोजिंग आइज, वेयर इज द डिफेक्ट, जब बंदा आंखें बंद करता है तो वो नॉर्मल इंसान क्यों नहीं गिरता, इसको ज़रा समझ लें, क्योंकि उसका प्रोप्रियोसेप्शन मैकेनिज्म है। सपोज मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, मैं क्यों नहीं गिरता, मेरा प्रोप्रियोसेप्शन मैकेनिज्म है, मेरा जो डॉर्सल कॉलम है ना वो मेरा प्रोप्रियोसेप्शन मैकेनिज्म है। मुझे पता है कि मेरा राइट हैंड किधर है, मेरा लोअर लिम्ब किधर है, मेरा ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ माय बॉडी लाइज वेयर। जब मेरा प्रोप्रियोसेप्शन मैकेनिज्म ठीक होगा, जब आपका प्रोप्रियोसेप्शन मैकेनिज्म लॉस होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट किधर है। तो उसमें आपकी बॉडी कंट्रोल करती है सेरेबेलम। तो अगर अनक्लोजिंग आइज बंदा गिरता है तो उसका
डार्सल कॉलम में इफेक्ट है, क्योंकि प्रोप्रियोसेप्शन इज कैरिड बाय डार्सल कॉलम। आपका डार्सल कॉलम इफेक्ट है, आपका डार्सल कॉलम इफेक्ट है। और अगर आंखें बंदा खोलते पर नहीं गिरता तो उसकी क्या वजह है? क्योंकि सेरेबेलम इज मेंटेनिंग देन द कोऑर्डिनेशन, cerebellum is maintaining the coordination। अच्छा, अगर नेक्स्ट एमसीक्यू है पेशेंट फॉर एन ओपन आइज, आंखें उसकी खुली है, फिर क्यों गिरता है? जब आंखें खुली है तो फिर सेरेबेलम है, उसको फिर एटेक्सिया बोलते हैं, फिर सेरेबेलम कोऑर्डिनेट नहीं करता। प्रोप्रियोसेप्शन तो आपका ठीक है लेकिन सेरेबेलम कोऑर्डिनेशन नहीं करता। क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स एफरेंट फाइबर, अब इसको जरा समझें। एफरेंट फाइबर यानी सेंसरी फाइबर्स का पूछ रहे हैं, तो सेंसरी फाइबर्स जो क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स का है वो फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफीमोरल नर्व, वो फीमोरल ब्रांच है। जो इफरेंट फाइबर है वो जेनेटल ब्रांच है। जेनेटोफीमोरल नर्व के दो ब्रांचेस है, जेनेटल ब्रांच और फीमोरल ब्रांच। तो फीमोरल ब्रांच जो है वो आपका सेंसरी ले जाता है और जेनेटल आपका इफरेंट ले जाता है। और उसका आसान एग्जांपल ये है, लेट सपोज ये ताई है, ये सपोज ये बंदा खड़ा है, ये उसके नीचे टेस्टीज है, तो यहाँ पे आप रब करते हो ना मीडियल पोर्शन ऑफ थाई, तो यहाँ पे आपकी कौन सी नर्व है? जेनेटल है या फीमोरल? फीमोरल ब्रांच है ना, ऑफ कोर्स फीमोरल ब्रांच है। तो फीमोरल ब्रांच carries the sensory sensation and then the genital branch toward this it elevates the testes, simple that for concept। femoral branch आपकी ताई पे है, genital आपकी testes पे है। Patient is having enlarged submental and sublingual lymph nodes bilaterally, where is the lesion or cancer? अब इस MCQ को समझे। पेशेंट को जो है वो सबमेंटल और सबलिंगुअल लिम्फ नोड्स बाइलेटरली इनलार्ज है, ये यहाँ पे मैंने एक क्लू डाली है। अगर यूनिलेटरली इनलार्ज है तो फिर लिप है, लोअर लिप। अगर बाइलेटरली है तो फिर इंटीरियर टंग है। ये सपोज लिप है, लोअर लिप है, तो उसका जो ये है ये सब मेंटल और सब मैंडिबुलर को जाते हैं लेकिन यूनिलेटरल। लेकिन जो आपका टंग है इसका इंटीरियर पोर्शन ये बाइलेटरली जाती है। तो ये कंसेप्ट अगर आप समझ लें तो यू वोंट पिक द रॉन्ग ऑप्शन इन एग्जाम। यहाँ पे इंटीरियर टंग आएगी। पेशेंट इज हैविंग जॉइंट पेन एंड स्किन रैश 3 वीक्स बैक, ही इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट। वो एमसीक्यू आ गया जो मैंने अभी डिस्कस कर दिया। 3 वीक बैक उसको सोर थ्रोट था, अभी उसको जो है जॉइंट पेन है और स्किन रैश है, तो इसका एसो टाइटर है। एसो टाइटर इज द राइट आंसर एंड दिस इज अ केस ऑफ रियूमेटिक फीवर। और इस रेश को क्या बोलते हैं जो रियूमेटिक फीवर में होता है? इसको एरिथेमा मार्जिनेटम बोलते हैं। इंटरप्रेट एबीजीज। अब ये एबीजीज आपने देखे होंगे, मैंने हर एक चीज़ इसमें एक्सक्लूड किया है। एनाइन गैप भी आपका नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी रेट थोड़ा ज़्यादा है लेकिन एसीटोन ब्रीदिंग नहीं है तो मैंने डीके भी एक्सक्लूड कर दिया। ऑस्मोलिटी भी नॉर्मल है, इसका सीरम पोटेशियम भी नॉर्मल है तो मैंने रेनल ट्यूबर एसिडोसिस भी आउट कर दिया। यूरिन आरई भी इसका नॉर्मल है तो मैंने सेप्सिस और इन्फेक्शन वो चीज़ें मैंने आउट कर दी। चेस्ट एक्सरे भी क्लियर है तो इसका मतलब ये इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट इज बिकॉज ऑफ सम मेटाबॉलिक एब्नॉर्मेलिटी। सैचुरेशन भी नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है तो मैंने सेप्टिक शॉक एक्सक्लूड कर दिया। जीसीएस भी नॉर्मल है तो मैंने स्ट्रोक और चाहे स्ट्रोक ब्रीदिंग वो चीज़ें भी मैंने आउट कर दी। पेशेंट इज हैविंग व्हिच फॉलोइंग एंड व्हाई। तो ये आपको जो ये बीजीज ये ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा रिपीट होते हैं, इस पे आपने नज़र रखनी है। यहाँ पे आप देखें इसमें जो CO2 है वो डिक्रीज़ हो गया है, जो बाइकार्ब है वो भी डिक्रीज़ हो गया है। मेरे चैनल पे एबीजीज इंटरप्रिटेशन एक वीडियो है, वो अगर आप देख लें इंशाल्लाह फिर कोई मसला नहीं होगा। तो ये आप पीएच का 7.41 है, अगर आप ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस सस्पेक्ट कर रहे हैं तो पीएच का लास्ट 2 डिजिट्स ले लें 41। अब CO2 को ले लें। CO2 अगर CO2 इसके बराबर हो, मतलब अगर CO2 41 था या +2 -2 था, 39 या 43 तक था, तो इसका मतलब ये था ये कंपेंसेशन थी। लेकिन यहाँ पे आप CO2 को देख लें, ये लास्ट 2 डिजिट्स को इक्वल नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि इसका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी चल रहा है। तो ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये CPSP का फेवरेट है और ये स्प्रिन टॉक्सिसिटी में होती है। ये स्प्रिन टॉक्सिसिटी में होती है, स्प्रिन टॉक्सिसिटी। और भी कंडीशन है लेकिन फ्रॉम द CPSP पॉइंट ऑफ व्यू स्प्रिन टॉक्सिसिटी। पेशेंट ये तो हो गया। इन पेनक्रेटाइटिस मोस्ट कॉमन नेक्रोसिस, इसमें फैट नेक्रोसिस है। फैट नेक्रोसिस ओमेंटम को इन्वॉल्व करता है तो फैट नेक्रोसिस करता है। लेकिन अगर पेनक्रियाज में बाय इटसेल्फ
यहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन हो गई तो विद इन द पेरेन्काइमा ऑफ पेनक्रियाज इफ देयर इज necrosis then this is liquefactive necrosis. In pancreas which type of necrosis occur? Both fats and liquefactive. Most common कौन सा है? Fat necrosis. Most common inside the parenchyma of pancreas अगर पूछे तो फिर liquefactive है. Overall most common fat है. Most common in the omentum again fat. Most common in the abdomen again fat. Most common in the parenchyma of the pancreas फिर liquefactive है. Most common in the pancreas due to infection inside the pancreas then liquefactive है. Patient is having bilateral hilar lymphadenopathy and ulcer on the tip of the tongue. Already डिटेल के साथ मैंने अपने वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है. टिप ऑफ द टंग पे जो है वो अल्सर है और साथ में हाइलर लिम्फेडेनोपैथी है और कीशियस नेक्रोसिस है. तो सार्काइडोसिस तो आपकी डायरेक्ट आउट हो गई ना, क्योंकि उसमें नॉन कीशियस नेक्रोसिस होती है, उसमें कीशियस नेक्रोसिस नहीं होती. तो आपके दो चीज़ें रह गई, टीबी और हिस्टोप्लाज्मोसिस. अगर म्यूकोजल एनवायरनमेंट है, अगर अल्सर है तो हिस्टोप्लाज्मोसिस है, अगर अल्सर नहीं है तो फिर टीबी है. लेकिन अगर सेम एमसीक्यू हो, अगर बायलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी है लेकिन उसमें इन्होंने अल्सर न दिया हो और सिर्फ नेक्रोसिस लिखा हो और साथ में फेशियल नर्व सार्काइडोसिस है, क्योंकि ये बार बार आया है. अगेन रिपीट करता हूँ, बायलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी और साथ में बायलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी और साथ में फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट है या पेरोटिड इन्वॉल्वमेंट है या इंटीरियर यूवेइटिस है, इंटीरियर यूवेइटिस है, प्रोसेस होगा. 13-year-old male with bleeding from the nose, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये बार बार ये पूछते हैं. तो आपका यहाँ पे देखे सब कुछ आपका नॉर्मल है, सिर्फ RFTD रेंज है. तो यूरीमिया क्या करता है, ये सपोज आपका प्लेटलेट है, इसके साथ यूरिया जब अटैच होता है तो उसकी एडहेशन कम करती है. इनकी एडहेशन नहीं होगी, जब एडहेशन नहीं होगी तो ब्लीडिंग टाइम आपका प्रोलॉन्ग होगा. तो उसमें काज क्या है? यूरीमिया. इसमें काज क्या है? यूरीमिया. अगर RFTs नॉर्मल है तो फिर आपके both causes A and B. Bernard-Soulier और Grant's थ्रोम्बोसिटिनिया. यहाँ पे आपका प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है तो ITP किस तरह हो सकता है? यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्लेटलेट काउंट इज नॉर्मल. ITP में आपका प्लेटलेट काउंट कम होगा. 15 MCQs मिडिल एजेड फीमेल विद प्लूराइटिस. अच्छा, ये भी मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है अपने वीडियोस में. जब मिडिल एज फीमेल हो और उसको प्लूराइटिस है, जब मिडिल एज फीमेल हो उसको प्लूराइटिस, ये भी CBSP का बहुत फेवरेट है. मेडिसिन में भी रिपीट हुआ है, सर्जरी में भी रिपीट हुआ है, गायनी में भी रिपीट हुआ है, सब में रिपीट हुआ है. तो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो बायोप्सी है. जो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है यानी PBC, अगर ये ना हो तो फिर एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज है, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज है, यहाँ पे बायोप्सी है. दूसरा इससे मिलता जुलता MCQ होता है प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस. उसमें आपका MRCP ड्रग ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, MRCP. अगर MRCP नहीं दिया है तो फिर ERCP है. बस ये दोनों चीज़ें याद रखें. मोस्ट रैपिड रिस्पॉन्सिव BP to 60. अब इन्होंने लेस देन 60 नहीं कहा है. लेस देन 60 पे CNS इस्केमिक आपका एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन मोस्ट रैपिड आपका बेरो रिसेप्टर है, ये याद रखें. और बेरो रिसेप्टर रिस्पॉन्स बेस्ट टू the changing blood pressure, the increasing blood pressure or decreasing blood pressure or the change in blood pressure. बस ये याद रखें. It is not the high blood pressure, it is not the low blood pressure, it is the changing blood pressure to which the baroreceptor responds more. The change in blood pressure, the changing blood pressure. अगर changing blood pressure ना हो, pulse pressure हो तो आपने वो पिक करना है, pulse pressure. It responds best to the pulse pressure. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, मोस्ट पोटेंट क्या है? CNS ischemic response is the most potent. एक और MCQ है, CNS ischemic response works best at which BP reading? 15 to 20. 15 to 20 पे CNS ischemic response आपका मैक्सिमली शूट कर रहा होता है, ये सिस्टोलिक BP जब इतनी हो जाती है. अच्छा, मैक्सिमम द स्लोवेस्ट रिस्पॉन्स कौन सा है? वो आपका रास है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम. और मोस्ट पॉजिटिव गेन किसका है? यानी मैक्सिमम बेनिफिट मैक्सिमम आउटकम या मैक्सिमम बेनिफिट इन द लॉन्ग टर्म वो भी रास है. मैक्सिमम बायोगेन भी रास का है. डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा डिक्रीज इन FEV1 by FVC. अगर वो नहीं है तो डिक्रीज इन FEV1A. ये रिदम याद रखिए, FEV1 by FVC. अगर वो नहीं है तो डिक्रीज इन FEV1 और कितना? लेस देन 70%. ये भी याद रखें, लेस देन 70%. लंग कंप्लायंस इज इंक्रीज्ड इन, जितने भी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस हैं उसमें लंग कंप्लायंस बढ़ती है.
जितने भी रिस्ट्रिक्टिव डिजीज है या लंग कोलैप्स है उसमें लंग कंप्लायंस डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे आप देख के लंग कंप्लायंस इज इंक्रीज्ड इन, तो डायरेक्टली ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज आपके सामने नजर आ गई तो ये COPD हो गई। ARDS में लंग कंप्लायंस डिक्रीज होगी क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टिव डिजीज है। सर्फेक्टेंट डिफिशिएंसी में क्या होता है, आपका लंग कोलैप्स होता है, तो जब लंग कोलैप्स होता है तो दोनों में कंप्लायंस आपका डिक्रीज होगा। लंग कंप्लायंस इज डिक्रीज्ड इन, अब यहाँ डिक्रीज का पूछ रहे हैं तो ऑब्स्ट्रक्टिव में तो आपकी बढ़ेगी, तो ये भी आउट हो गई, ये भी आउट हो गई। अब दो चीज़ें रह गई, तो दोनों में से कौन सा रिस्ट्रिक्टिव या लंग कोलैप्स करता है। अगर सरफेस टेंशन डिफिशिएंसी, अब इसको नोट करें, सरफेस टेंशन डिफिशिएंसी और सर्फेक्टेंट डिफिशिएंसी ये दो अलग चीज़ें हैं। सरफेस टेंशन डिफिशिएंसी का मतलब ये है कि आपका सरफेस टेंशन कम हो गई ड्यू टू सर्फेक्टेंट। तो जब सरफेस टेंशन आपकी कम होगी तो लंग आपका एक्सपेंड होगा, लंग आपका एक्सपेंड होगा। जब सरफेस टेंशन आपकी कम होती है लंग एक्सपेंड होगा, तो इसमें आपकी लंग कंप्लायंस बढ़ेगी। लेकिन अगर आपका सर्फेक्टेंट डिफिशिएंट हो गया ए वाला, तो जब आपका सर्फेक्टेंट डिफिशिएंट है तो आपकी सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी, क्योंकि सर्फेक्टेंट आपकी सरफेस टेंशन को कम करती है। जब सर्फेक्टेंट नहीं है तो सरफेस टेंशन बढ़ जाती है, जब सरफेस टेंशन बढ़ जाती है तो क्या होता है, ये अपनी तरफ खींच देता है अंदर से जब टेंशन बढ़ जाती है तो अपनी तरफ खींच देता है, तो कोलैप्स होगी। तो उसमें ए है, लंग कंप्लायंस इज डिक्रीज्ड इन ए। आगे बढ़ते हैं, 65 years old man having murmur and decrease in diastolic volume। अच्छा, ये हार्ट हो गया और ये इन डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब ये है वॉल्यूम ऑफ द ब्लड एट द एंड वेंट्रिकल। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, यहाँ पे आपका वॉल्यूम ज़्यादा है। कौन सा मरमर है आउट ऑफ द गिवन, सपोज कम है, डिक्रीज इन डायस्टोलिक वॉल्यूम, यहाँ पे आपका वॉल्यूम कम है, तो आउट ऑफ द 3 कौन सा मरमर आपको डिक्रीज इन डायस्टोलिक वॉल्यूम देगा। वो मरमर जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को कम ब्लड अलाउ करती है, यहाँ से ब्लड कम आती है तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम कम होगा। यहाँ से आपकी ब्लड कम आ रही है तो यहाँ से आपका लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज होगा। तो कौन सा मरमर है जो माइट्रल वाल्व को इन्वॉल्व करता है, जो लेफ्ट एट्रियल डायलेटेशन करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्यूम को कम करता है, तो माइट्रल स्टेनोसिस। अच्छा, आयोटिक रिगर्ज और आयोटिक स्टेनोसिस क्यों नहीं है, इन दोनों में आपका आयोटिक रिगर्ज में आपका ब्लड पीछे आ जाता है तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाता है। आयोटिक स्टेनोसिस में आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता नहीं है, तो दोनों में आपका लेफ्ट एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये भी CBSP का फेवरेट है और रिपीट हुआ है। 64 years old man having atrial fibrillation and dysphagia, तो बार मैंने डिस्कस किया है, द मोस्ट पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट इज लेफ्ट एट्रियम। लेट सपोज ये आपका ये हार्ट है तो इसका जो मोस्ट पोस्टीरियर पोर्शन है वो लेफ्ट एट्रियम है, और लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट किस चीज़ में होती है, अभी हमने पढ़ लिया, माइट्रल स्टेनोसिस में। तो पीछे आपका एसोफेगस है और आपकी रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है, तो लेफ्ट एट्रियम जब इन दोनों को प्रेस करेगा तो क्या करेगा, एक तो हॉर्सनेस होगी, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व को जब प्रेस करोगी तो हॉर्सनेस होगी, और आपके एसोफेगस को प्रेस करेगी तो डिस्फेजिया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एनलार्ज लेफ्ट एट्रियम, तो आपका लेफ्ट एट्रियम एनलार्ज। और इसकी डायग्नोसिस क्या है, MS, और एट्रियल फिब्रिलेशन क्यों है, MS की वजह से है। आगे बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली कॉज ऑफ आयोटिक डायसेक्शन। अब यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन है लेकिन वो आज मैं क्लियर करूँगा। लेट सपोज ये आपका आयोटा है, ये आयोटिक वाल है, ये उसका ल्यूमेन है, ये उसका आयोटिक वाल है। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है वाल में, अगर आपकी फाइब्रोसिस ज़्यादा है तो आपकी ब्लड आसानी से जा सकती है, पियर्स कर सकती है आयोटा को, नहीं, ये आपका आयोटिक वाल वीक होना चाहिए ताकि ब्लड आसानी से उसको टीयर कर सके। टीयर करना उसके लिए रिक्वायरमेंट है। तो आउट ऑफ द गिवन कंडीशन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी ये फाइब्रोसिस और यहाँ पे स्टिफनेस बढ़ जाती है। जब स्टिफनेस ज़्यादा होगी तो आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, आयोटिक डायसेक्शन नहीं होगी, तो इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस है। ये रेफरेंस फ्रॉम द रोब, आपने यही पिक करना है। एज इज द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर आयोटिक डायसेक्शन, क्योंकि उसमें डिजनरेशन होती है। अच्छा, स्पाइनल गैंग्लियन इज एन एग्जांपल ऑफ सूडो यूनिपोलर, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये सपोज सेल बॉडी है तो अगर एक पोल से दोनों निकलते हैं तो इसको यूनिपोलर बोलते हैं, लेकिन अगर
सेल बॉडी से एक चीज निकलती है, फिर वो दो में डिवाइड होती है, तो ये सूडो यूनिपोलर हो गया। और ये कौन सा है? ये सेंसरी गैंग्लियन है, या स्पाइनल गैंग्लियन या सेंसरी गैंग्लियन। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग स्प्लेनेक्टमी व्हिच कैन कॉज सेप्सिस, अब इस पे फोकस करना है। एक में है व्हिच कैन नॉट कॉज सेप्सिस, तो आपने कैन नॉट कॉज और कैन कॉज एक्सेप्ट आपने इस पे और करनी है। तो ये तीनों कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है। तो कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म, एनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म आर रिमूव्ड नॉर्मली बाय स्प्लीन। अगर आपका स्प्लीन नहीं है तो आपकी कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म वुड कॉज इन्फेक्शन। तो स्ट्रेप्टोनिमोनिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज, फॉलोड बाय नेज़िलिया, फॉलोड बाय हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आएगी। डिजिटल टॉक्सिसिटी काजेज व्हाट, ये मैंने प्रीवियसली अपने लेक्चर्स में भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि डिजिटल टॉक्सिसिटी काजेज हाइपरकलीमिया और हाइपोकलीमिया डिजिटल टॉक्सिसिटी काज करेगी। पूरा मैकेनिज्म मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ इट वर्क्स अलोंग द सोडियम पोटेशियम एटीपेज, और ये कैल्शियम को किस तरह बढ़ाती है, और जब कैल्शियम बढ़ जाती है तो फिर फोर्स ऑफ कंट्रैक्टिलिटी बढ़ा देती है और कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देती है। ये पूरा मैंने जो है एक इसका एल्गोरिदम है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। और ये हाइपोकलीमिया किस तरह प्रीडिस्पोज टू डिजिटल टॉक्सिसिटी, और डिजिटल टॉक्सिसिटी किस तरह हाइपरकलीमिया करती है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। 6 weeks old child presented with severe vomiting occur after 1 hour of food, projectile preceded by abdominal distension, ABGs show hypokalemic metabolic alkalosis। इसमें मैंने अपने वीडियोस में अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है। यहाँ पे आप ये बस नोट करें कि अगर 6 weeks है तो 6 weeks में आपने पाइलोरिक स्टेनोसिस का सोचना है। अगर बर्थ है तो आपने ड्यूडेनल अट्रीजिया का सोचना है, ड्यूडेनल अट्रीजिया का सोचना है। यहाँ पे देखो न्यू बॉर्न है, ग्रीन वोमेटस है, तो यहाँ पे आपकी बात वो क्लियर हो गई कि ये ड्यूडेनल एट्रीजिया है। तो एज पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एकोमोडेशन रिफ्लेक्स इज एब्सेंट, तो यहाँ पे मैंने लाइट रिफ्लेक्स नहीं पूछा है, एकोमोडेशन पूछा है, तो ये कॉर्टेक्स है। मैंने एकोमोडेशन पूछा है, ये कॉर्टेक्स है। मैंने लाइट रिफ्लेक्स जब पूछ लिया तो राइट रिफ्लेक्स जो है वो मिड ब्रेन से जाती है, उसका कॉर्टेक्स से कोई काम शाम नहीं है। ऑडिटरी पाथवे तो ए फॉर ऑडियो और एम फॉर म्यूजिक, तो म्यूजिक और ऑडियो तो ये मीडियल जेनिकुलेट। एल फॉर लाइट और एल फॉर लेटरल, तो ये लेटरल हो गई। एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मिडल सेरेब्रल आर्टरी और मिडल मेनिंजियल आर्टरी में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये मिडल मेनिंजियल आर्टरी है, उसके एंटीरियर ब्रांचेस हैं, तो आपको कंफ्यूजन के लिए उन्होंने मैंने एंटीरियर ब्रांचेस नीचे डाल दिए इसके साथ, तो भी यहाँ पे देखें। वो जो फॉलोइंग आरएमपी इज इंक्रीज, मैंने डिटेल के साथ इसको बार बार एक्सप्लेन किया है कि आरएमपी किस तरह इंक्रीज होती हैं और किस तरह आरएमपी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब चार्जेस नहीं है, इसका मतलब है वोल्टेज डिफरेंस अगेंस्ट द सेल मेम्ब्रेन। मैंने पूरा डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन किया है कि हाइपोकलीमिया में आरएमपी इंक्रीज होती है, और जब आरएमपी आपका इंक्रीज होगा इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टिमुलेट। ये दिमाग को थोड़ा उल्टा लगता है, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है कि हाइपोकलीमिया इंक्रीज इन हाइपोकलीमिया आरएमपी को इंक्रीज करता है और हाइपरकलीमिया आरएमपी को डिक्रीज करता है। हाइपरकलीमिया काजेज हाइपर एक्साइटेबिलिटी, हाइपरकलीमिया काजेज हाइपर एक्साइटेबिलिटी, हाइपोकलीमिया काजेज डिक्रीज एक्साइटेबिलिटी, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अचीव्ड थ्रू, तो वो पोटेशियम में फ्लक्स है, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज मेंटेन थ्रू, तो वो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज ड्यू टू, तो ये किसकी वजह से है? जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये भी पोटेशियम की वजह से, पोटेशियम आयन की वजह से है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज क्लोजेस्ट टू द पोटेंशियल ऑफ व्हिच इलेक्ट्रोलाइट, तो वो पोटेशियम है। जब आप सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन कैलकुलेट करते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो वो पोटेंशियल वो पोटेशियम का जो पोटेंशियल होता है उसी के इक्वल होता है। और पोटेंशियल का मतलब क्या है? आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव चार्जेस एंड द नेगेटिव चार्जेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, डीपोलराइजेशन का क्या मतलब है और हाइपरपोलराइजेशन? ये सपोज आपका सेल है, तो बाहर अगर पॉजिटिव है और अंदर नेगेटिव है तो ये पोलराइज है, पोलराइज। या हाइपर पोलराइज कब होगा? जब अंदर ज्यादा नेगेटिव होंगे और बाहर ज्यादा पॉजिटिव होंगे, तो ये हाइपर पोलराइज हो गया। डीपोलराइज का क्या मतलब है? ये इसको उल्टा कर दो। डीपोलराइज का मतलब ये है कि इसको उल्टा कर दो, अंदर पॉजिटिव कर दो, बाहर नेगेटिव कर दो, तो ये डीपोलराइज्ड है, डीपोलराइज्ड। आगे बढ़ते हैं। हाइट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज डिक्रीज्ड इन एसए नोड। यहाँ पे मैंने एक चीज ऐड की है कि एसए नोड में आपका, लेट सपोज ये आपका एक्शन पोटेंशियल है एसए नोड में, तो ये हाइट क्यों है? इससे नोडल टिश्यू में पूछ रहा हूँ मैं,
ये कैल्शियम की वजह से है। और अगर मायोकार्डियम में आप देखें तो ये मायोकार्डियम में ये हाइट क्यों है, वो सोडियम की वजह से है। तो अगर पूछे द हाइट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द एस एनोड तो वो कैल्शियम की वजह से है, और अगर इन द मायोकार्डियम पूछे तो वो सोडियम की वजह से है। लेकिन अगर मायोकार्डियम और एस एनोड मेंशन नहीं किया है तो आपने हाइपोनेट्रीमिया यानी सोडियम चूज करना है। तो यहाँ पे आपका हाइपोकैल्सीमिया आ गया बी। हाइट ऑफ एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज इन मायोकार्डियम, तो यहाँ पे आपका हाइपोनेट्रीमिया आ गया। एडल्ट विद लो सीरम कैल्शियम हाई फॉस्फेट इंक्रीज पीटीएच इंक्रीज अल्कालाइन फॉस्फेटेज मोस्ट लाइकली कॉजेज, तो इसमें आपका सीआरएफ आएगा। क्यों? क्योंकि आप देख लें यहाँ पे आपका पीटीएच इंक्रीज है। इंक्रीज पीटीएच वाज सपोज टू डू व्हाट? इंक्रीज इन कैल्शियम और डिक्रीज इन फॉस्फेट। ये इंक्रीज पीटीएच का एक्शन होगा, लेकिन आप देख रहे उल्टा है, लो कैल्शियम है, लो कैल्शियम और हाई फॉस्फेट है। तो जब पीटीएच आपका हाई है और उसका एक्शन अपोजिट है तो आपने क्या सोचना है? सीआरएफ, सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म, सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म ड्यू टू सीकेडी, तो उसमें हाइपरफॉस्फेटेमिया होता है। एक और एमसीक्यू है कि हाइपरपैराथायराइडिज्म ड्यू टू सीकेडी विल गिव यू, वो हाइपरफॉस्फेटेमिया देगा क्योंकि उसका फॉस्फेट एक किडनी के थ्रू एक्सक्रीट नहीं हो रहा। लेकिन अगर पूछे कि हाइपरपैराथायराइडिज्म ड्यू टू विटामिन डी डिफिशिएंसी, तो फिर वो आपको हाइपोफॉस्फेटेमिया देगा। इन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि अभी आपकी किडनी काम कर रहे हैं विटामिन डी डिफिशिएंसी में, जब काम कर रहे हैं तो पीटीएच आपका बढ़ जाएगा, जब बढ़ जाएगा तो फॉस्फेट को किडनी के थ्रू एक्सक्रीट करेगा। तो अगर पूछे कि यूरिन ऑफ विटामिन डी डिफिशिएंट पीपल द फॉस्फेट विल बी हाई, एंड यूरिन ऑफ सीकेडी पेशेंट द फॉस्फेट विल बी लो, क्योंकि फॉस्फेट एक्सक्रीट नहीं हो रहा, इसलिए आपका सीरम फॉस्फेट हाई आता है। और ये इनडायरेक्टली शो करता है कि पेशेंट का जीएफआर कम है। बहुत हाई एंड कैल्शियम एंड हाई फॉस्फेट, मैंने बार बार अपनी वीडियो में बताया है, जब कैल्शियम और फॉस्फेट एक साइड पे जा रहे हैं, ऊपर दोनों जा रहे हैं या नीचे दोनों आ रहे हैं, तो थिंक अबाउट विटामिन डी मेनली। विटामिन डी का सोचे या मेलिग्नेंसी का सोचे, मेलिग्नेंसी इन्वॉल्विंग द बोन, उसमें भी दोनों बढ़ जाते हैं या दोनों बढ़ जाते हैं। तो अगर दोनों बढ़ते हैं तो विटामिन डी एक्सेस, दोनों कम होते हैं तो विटामिन डी डिफिशिएंसी, या अगर दोनों बढ़ते हैं तो मेटास्टेटिक ट्यूमर इन्वॉल्विंग द बोन। तो यहाँ पे क्या आएगा? आपका हाइपर विटामिनोसिस डी आएगा, क्योंकि दोनों कैल्शियम और फॉस्फेट आपके बढ़ेंगे। पीटीएच पे क्या होगा? पीटीएच आपकी कम होगी, बस ये याद रखें, क्योंकि आपका जब कैल्शियम बढ़ जाएगा तो आपकी पीटीएच कम होगी। आगे बढ़ते हैं। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम मेटाबॉलिक अल्कलोसिस विल कॉज, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया के साथ हर वक्त मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आएगी। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, लेकिन साथ में मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ में हाइपोकैलीमिया है। हाइपोकैलीमिया मेटाबॉलिक अल्कलोसिस करेगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें हाइपोकैलीमिया के साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, वो है रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2, टाइप 1 and type 3. Type 3 mean combination of both 2 and 1. Type 3 mean mixed, that is 2 and 1. तो इसमें से मेटाबॉलिक एसिडोसिस आएगी हाइपोकैलीमिया के साथ। बाकी हाइपोकैलीमिया मेटाबॉलिक अल्कलोसिस करती है हर जगह पे। एंड फिजियोलॉजिकल शॉर्ट वी बाई क्यू इज दैट इज लेस देन नॉर्मल, और इसका मैंने रेफरेंस शेयर किया है। बुक वाली पेज पे गाइडेंस से मैंने ली है, वहाँ पे हेडिंग उन्होंने बाकायदा दी है। जीरो का क्या मतलब है? जब वी बाई क्यू आपका जीरो है तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि आपका वी जीरो है, जीरो को किसी चीज़ से भी डिवाइड करो तो जीरो आएगी, जीरो को किसी चीज़ से भी डिवाइड करो तो जीरो आएगी। तो इसका वी बाई क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या हो गई? इसका मतलब क्या हो गया? जब भी बाई क्यों आपका जीरो हो गया, इसका मतलब ये है कि आपकी वेंटिलेशन जीरो है। ब्लड फ्लो तो आपकी है, लेकिन वेंटिलेशन जीरो है। लेट सपोज ये आपका अल्वियोलाई है, लेट सपोज ये अल्वियोलाई है और ये ब्लड वेसल है, तो
तो यहाँ पे आपकी वेंटिलेशन नहीं आ रही लेकिन ब्लड जा रही है, तो क्या होगा, आपका शंट आएगा। शंट का क्या मतलब है, द ब्लड दैट इज पास थ्रू द अल्वेलाई बट दैट इज नॉट ऑक्सीजनेटेड। अल्वेलाई के साथ पास हो गई लेकिन ऑक्सीजनेट नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या हो गया, डेड स्पेस हो गया। अच्छा वी बाई क्यों, आपकी इन्फिनिटी अगर हो गई तो क्या आएगा, तो इन्फिनिटी का क्या मतलब है, जब आपका क्यों ज़ीरो होगा तो किसी भी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड करो तो आपका इन्फिनिटी आएगी। तो वी बाई क्यों इन्फिनिटी का क्या मतलब है, क्यों आपका ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो का क्या मतलब है, लेट्स सपोज ये आपकी अल्वेलाई हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल है, तो ये आप ब्लॉक करो, तो जब ये ब्लॉक करो तो यहाँ पे क्यों ज़ीरो हो गई, आपकी ब्लड फ्लो नहीं आ रही। जब ब्लड फ्लो नहीं आ रही तो यहाँ पे क्या होगा, डेड स्पेस होगा, डेड स्पेस। बाकी मैंने डेड स्पेस में एमसीक्यूज और कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है अपने चैनल पे। एपिक्स पे क्या हो रहा है, मिड जोन में क्या हो रहा है, लोअर जोन में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होगा, ड्यूरिंग पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या होगा। लेडी विद ब्लड लॉस ऑफ 2 लीटर, हर सीरम एसिटेट वाज लो, साइज ऑफ एड्रेनल ग्लैंड वाज 1 ग्राम। अच्छा इसका मेन काज जो है वो इस्केमिक इन्फेक्शन है। ये मैंने कल भी पूरी वीडियो अपलोड की है फेसबुक पे, और हमने इसको प्रीवियसली लेबल किया था एट्रोफी ऑफ द कार्टेक्स, वो रॉन्ग ऑप्शन था। यहाँ पे आप देखिए एसीटीएच भी लो है, तो अगर आपका एट्रोफी ऑफ द कार्टेक्स वाज द कॉज तो उसमें आपका एसीटीएच बढ़ना चाहिए, ऊपर से सिग्नल ज़्यादा होना चाहिए। और ये डायग्नोसिस है शीहान सिंड्रोम। शीहान सिंड्रोम में आपकी जो ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है तो पिट्यूटरी में इस्केमिक इन्फेक्शन हो जाती है, उस वजह से एसिडेज कम हो जाता है, और जब आपका एस बी श्रंक हो जाएगा। इन्फेक्शन इन पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, तो ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, अगर ये ना हो तो फिर आरसीए है, क्योंकि इसका पोस्टीरियर 1/3 जो है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ओवरडोज ऑफ द फॉलोइंग कैन डिक्रीज बाय कंजम्पशन ऑफ यूरिन, तो इसमें मोस्ट कॉमन एस्प्रिन है और फिनोबार्बिटॉल दोनों हैं, दोनों। वो द फॉलोइंग फ्लूइड इंक्रीज ECF डिक्रीज ICF एंड इंक्रीज टोटल ब्लड वॉल्यूम, तो उसमें आपका हाइपरटोनिक सलाइन है। हाइपरटोनिक फ्लूइड जब आप दोगे तो ये ECF को इंक्रीज करेगा, ICF से ये वाटर खींचेगा, जब ICF से वाटर खींचेगा तो ICF वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। इस पे मेरी वीडियो है FCPS पार्ट फर्स्ट कंट्रोवर्शियल MCQs, उसमें मैंने 3 MCQs एक्सप्लेन की हैं, एक फ्लूइड्स वाली हैं, एक यूरिनस मोलरिटी वाली है कि उस पर क्या इफेक्ट होगा, आपने नॉर्मल सलाइन पी लिया और आपने वाटर पी लिया, दोनों का क्या इफेक्ट होगा, और थर्ड भी मैंने कुछ MCQs उसके साथ कोरिलेट किए हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड व्हेन इन्फ्यूज्ड ओनली इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, यहाँ पे आप देख लें मैंने सिर्फ वॉल्यूम ऑफ द ब्लड बताया है, मैंने ECF वॉल्यूम भी नहीं बताया, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड बताया है। ECF वॉल्यूम, ICF वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम ये तीनों डिफरेंट चीज़ें, मैंने सिर्फ इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम का पूछा है। तो इसमें से नॉर्मल सलाइन जो है वो सिर्फ इंट्रावस्कुलर को नहीं बढ़ाता, वो एक्स्ट्रावस्कुलर को बढ़ाता है, वो इंटरस्टिशियम को भी बढ़ाता है। अल्ब्यूमिन जो है 5% अल्ब्यूमिन जब आप किसी को इन्फ्यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ ब्लड बढ़ाएगा, क्योंकि वो ब्लड वस्कुलर सिस्टम से लीक नहीं होता, तो वो ब्लड वॉल्यूम सिर्फ इंक्रीज करेगा। एब्सेंस ऑफ म्यूटेशन इन P53 वुड कॉज, जब P53 नॉर्मली क्या करता है, ये अपप्टोसिस करता है नॉर्मली, और यहाँ पे भी पूछा है कि एब्सेंस ऑफ म्यूटेशन, एब्सेंस ऑफ म्यूटेशन का मतलब ये है कि इसमें म्यूटेशन नहीं है नॉर्मल है, तो ये अपप्टोसिस करेगा। आगे बढ़ते हैं, म्यूटेशन इन P53 विल कॉज, अब आपने म्यूटेशन कर दी इसमें तो ये अपप्टोसिस नहीं करेगा, जब अपप्टोसिस नहीं होगी तो आपकी इंक्रीज सेल सर्वाइवल होगी, करता है कि इंक्रीज सेल सर्वाइवल में और म्यूटेशंस होते हैं या नहीं, कि मैलिग्नेंसी की तरफ जाता है या नहीं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप आपका इंक्रीज सेल सर्वाइवल है। अगर ये नहीं है तो फिर आप जो है कैंसर पिक कर सकते हैं। डायग्नोज केस ऑफ सीवियर वोमिटिंग ड्यू टू पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन, पेशेंट इज हैविंग हाइपोक्लोरेमिक हाइपोकैलेमिक अल्कलोसिस, यूरिन पीच इज एसिडिक, इसको पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया बोलते हैं, और मैंने पूरे डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन किया है, पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया। और ये किस चीज़ के लिए, टू प्रिजर्व पोटेशियम इन द ब्लड, इसको प्रिजर्व करने के लिए। इस पर एक और MCQ है, बंदा वोमिट कर रहा है तो पोटेशियम कहाँ से लूज हो रहा है, तो किडनी से लूज हो रहा है, क्योंकि जब बंदा वोमिट करता है तो उसमें हाइपोवॉल्यूम में हो जाता है, जब हाइपोवॉल्यूम में हो जाता है तो उसका अल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, जब अल्डोस्टेरोन रिलीज होता है तो सोडियम अब्जॉर्ब करते हैं, पोटेशियम को पुश करता है, तो हाइपोकैलेमिया इज ड्यू टू किडनीज। और दूसरी बात यह है कि ये पोटेशियम जब बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है तो बॉडी उसको कंजर्व करती है, तो उसको हाइड्रोजन को बाहर निकालती है, तो हाइड्रोजन को जब बाहर निकालती है तो आपका यूरिन पीएच कम हो जाता है, तो इसको पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया बोलते हैं। तो ये आज का पेपर जो है वो
मॉक मैंने ख़त्म कर दिया। अगर इसके मुतालिक कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप जोड़ना, सबसे पहले आप लोगों ने इसके 10 वर्ड बाय वर्ड, पेज बाय पेज उसको याद करना है, उसको रट्टा करना है। जहाँ पे फिजियोलॉजी के एमसीक्यू आते हैं वो उस पर कंसेप्ट क्लियर करनी है, ताकि अगर चेंजेस ला सकें वो सीपीएसपी और आपने उस चेंजेस को पिक करना है। तो इसके बाद मैं एक दूसरा पेपर बनाऊंगा जुलाई से, जब वो मैं ख़त्म कर दूं मेडिसिन वाले। तो ये सब स्पेशलिटीज़ के लिए हैं, सिर्फ मेडिसिन वालों के लिए नहीं है। सारों का कंसेप्ट सेम है, सेम एमसीक्यूज़ होते हैं, जो शफलिंग उनकी होती है। माइनर सब्जेक्ट जो है वो भी आपके एमसीक्यू से ही कवर हो जाते हैं, और आपने अभी थ्योरी पे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ पे फोकस करना है। सो थैंक यू ऑल फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कंट्रीब्यूशन एंड वाचिंग माय चैनल एंड शेयरिंग माय चैनल। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो है आप मुझे इनकरेज करेंगे